लेवल पिछले वाले से डाउन रहना है, उसका रीजन यही है कि टाइम घटाया है एग्जाम में। और जब भी कितने किलोग्राम सूखे, क्या है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सॉलिड पार्ट है, जो पल्प है, वो कभी नहीं उड़ता, चाहे वो ताजे फल की बात हो रही हो, चाहे वो सूखे फल की बात हो रही हो। जो सॉलिड पार्ट है वो ऐसा ही रहेगा। भाई ताजे फल में मान लो 20 किलो वजन है और वही सुखा दिया फल तो 15 किलो वजन हो गया। तो जो वजन घटा है ना, वो पानी के वाष्पीकृत इवेपोरेट होने से घटा है, यानी कि पानी उड़ गया उसमें जो अंदर पानी था, है ना। तो जो सॉलिड पार्ट था उसका वजन ताजे फल में भी उतना ही है और सूखे फल में भी उतना ही है। उसी को हमें बराबर करना है। देखो उसने कहा कि 100 किलो ताजा फल, तो बच्चे मैंने यहां पे 100 किलो ताजा फल लिखा। और ताजे फल में बच्चे अगर 68% पानी है तो मैंने कहा आपको तो सॉलिड पार्ट के पास जाना है। अगर 68% पानी है तो क्या इसमें 32% सॉलिड पार्ट होगा? 32%। मुझे ना पल्प यानी कि सॉलिड पार्ट पे जाना है। उसने कहा सूखे फल में 20% पानी है और सूखे फल पूछ रहा है कितने किलो मिलेगा। तो सूखा फल मैंने मान लिया 1 किलो है। अब आप मुझे बताओ सूखे फल में अगर 20% पानी है तो सूखे फल में सॉलिड पार्ट पल्प कितना होगा? आप कहेंगे सर उसमें 80% पल्प यानी कि सॉलिड पार्ट होगा। ये सूखे फल में सॉलिड पार्ट है, ये ताजे फल में सॉलिड पार्ट है। मैंने दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि उसकी मात्रा तो दोनों में सेम रहनी है, चाहे वो सूखा फल हो चाहे वो ताजा फल हो। तो वो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 5 से कटेगा 20 बार। तो यहां से ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 20 दूनी 40 केजी। तो यानी कि कितने किलो सूखे फल भाई? 40 किलो सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ये सवाल था आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन और आप सभी लोगों ने इसे किया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर परसेंटेज में किसी टाइप के सवालों में होता है ना, तो इस तरह के सवालों में, क्योंकि उसकी मात्रा तो यहां से ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 20 दूनी 40 केजी। तो यानी कि कितने किलो सूखे फल भाई? 40 किलो सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ये सवाल था आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन और आप सभी लोगों ने इसे किया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर परसेंटेज में किसी टाइप के सवालों में होता है ना, तो इस तरह के सवालों में होता है जहां ताजे फल और सूखे फल की बात होती है। ठीक है, जहां ताजे फल और सूखे फल की बात होती है। लेकिन अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए चलते हैं इस सवाल की तरफ थोड़ा सा। इस तरह के सवाल को देख लेते हैं। बच्चे 2-3 टाइप के पैटर्न के सवाल बचे हुए हैं, उनको और देख लेंगे। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं, आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है, तो आपको इन सवालों में दिक्कत नहीं होनी। लेकिन फिर भी एक तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से इस तरह के सवालों को किया जाता है। एक बार सवाल को पढ़ेंगे, जस्ट रीड करेंगे, बाकी समझाऊंगा मैं। आने वाले 2-3 सवालों को आप खुद करोगे, आप जस्ट इस सवाल को रीड करो। देखो उसने कहा कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। गीता स्कोर्ड 30% and failed by 50 marks, while Sandeep, who scored 45% marks, got 25% marks more than minimum required to pass। है ना, पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड चाहिए ना, उससे 25 नंबर्स अबव है संदीप। उसने कहा हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क। अब इस तरह के सवालों में करना क्या होता है, सामने देखो मैं बताता हूं। देखो सवाल को आराम से फिर से एक बार रीड करते हैं, हिंदी में रीड करते हैं। आपकी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी मैंने अभी 2 महीने पहले आपके लिए सीखी है। नहीं, हिंदी में मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं अंग्रेजी बोलता था। तो देखो गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 50 अंकों से। आप ये बताओ गीता को 30% अंक मिले और फेल हो गई। अगर आप कहीं से 50 नंबर का जुगाड़ कर लो बच्चे, अगर आप कहीं से 50 नंबर का जुगाड़ कर लो और गीता को दिलवा दो, क्या गीता पास हो जाएगी? आप मुझे एक बात बताओ, गीता ने 30% अंक नंबर लिए और वो फेल हो गई 50 नंबर से। आप कहीं से जुगाड़ करवाओ 50 नंबर का और गीता को दिलवा दो। प्रिंसिपल से जुगाड़ करो, वाइस प्रिंसिपल से करो, कहीं भी जुगाड़ करो, पर गीता को पास करवाओ। अगर गीता को 50 नंबर और मिल जाते, क्या गीता पास हो जाती? यस सर, गीता पास हो जाती। तो यहां 30% अंक तो गीता के पास थे, आपने 50 अंकों का जुगाड़ करवाया कहीं से और गीता पास हो गई। अब बात आती है संदीप की। संदीप बड़ा तेज था भाई, संदीप को मिले 45% अंक। संदीप को 45% अंक मिले और वो न्यूनतम पास अंक से 25 अंक ज्यादा ले आया। संदीप को 45% अंक मिले हैं और वो 25 नंबर ज्यादा ले आया। अगर आपकी संदीप से दुश्मनी है,
आपकी संदीप से दुश्मनी है, आप ऊपर गए जुगाड़ करके और आपने कहा संदीप के 25 नंबर काट लो, क्या संदीप फेल होगा? नहीं, संदीप तब भी पास होगा। क्यों? क्योंकि भैया वो 45% अंक लेके बैठा है और जो उसके पास 45% अंक है ना, वो पास वाले से भी 25 अंक ज्यादा है। अगर आप कहीं से 25 अंक संदीप के कटवा भी दोगे ना, तब भी संदीप पास रहेगा। 26 अंक अगर संदीप के कट गए तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके जो नंबर है ना 45% नंबर है और वो पास वाले से 25% ज्यादा है, बस 25 नंबर। अगर आप संदीप के 25 नंबर कटवा भी दोगे तब भी संदीप पास रहेगा। तो क्या मैं एक बात कहूं कि 45% अंक संदीप के हैं, उसमें से अगर मैं 25 नंबर कटवा भी दूं, अगर मैं 25 अंक कटवा भी दूं तो भी संदीप पास रहेगा। बच्चे ये भी पास वाले नंबर हैं और ये भी पास वाले नंबर हैं, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो। भाई क्या कहा उसने कि गीता के पास 30% अंक है और वो 50 से फेल हो गई, आपने जुगाड़ करवाया, गीता रो रही थी, 50 अंक दिलवाए तो पास हो गई। 30% प्लस 50, गीता पास हो गई। आपकी दुश्मनी थी संदीप से, क्योंकि संदीप के पास 45% नंबर है और वो पास होने वाले न्यूनतम अंक, मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा ले आया। अगर आप 25 नंबर कटवा भी दो संदीप के तब भी वो पास रहेगा। देखो परसेंट वालों को एक तरफ ले जाओ, 30% उधर जाएगा, 45 में से घटेगा, 30% घटेगा और ये माइनस का 25 आके 50 में जुड़ जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 15%। 15% बराबर 75, 1% बराबर 5 में पूरा 5 बार कटेगा। 1% का मान आ गया, 1% का मान आ गया ना, मैं कह रहा हूं आप हर सवाल का आंसर निकाल लोगे। इस टाइप के जो सवाल हैं, 2-3 तरह के सवाल बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहां तक तो आपको हर सवाल में करना है, हर सवाल में आपको 1% का मान निकालना है, हर सवाल में। उसके बाद सोचना है कि सवाल ने पूछा क्या। देखो यहां 1% का मान 5 है, आपसे क्या क्या सवाल पूछेगा। सवाल नंबर 1, कुल कितने अंक का पेपर है? कुल कितने अंक का पेपर है? आप कहेंगे कि सर 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना? 5 गुणा 100। ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा, 500। अभी मुझे नहीं पता इस वाले सवाल ने क्या पूछा, मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा हूं कि आपको इतना तो हर किसी में करना है। उसके बाद क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है? दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि पास अंक कितने हैं। क्या पूछा बच्चे? पास अंक कितने हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये पास अंक है और ये भी पास अंक है। अगर मैं आपको 30% अंकों में बदल के दे दूं, सामने देखो बच्चे, अगर मैं 30% को अंकों में बदल के दे दूं तो वो 50 में जुड़ के पता चल जाएगा पास अंक कितने हैं। आप जानते हैं 1% बराबर 5, तो 30% बराबर कितना होगा? 30% बराबर होगा 30 गुणा 5। कितना होगा बच्चे? 30 गुणा 5 यानी कि 150। तो आपके जो पास अंक होंगे वो होंगे 150 प्लस और 50 इसमें जोड़ दो। भाई जो पासिंग अंक है ना वो 200 है। कितना है? पासिंग जो अंक है बच्चे वो 200 है। बात क्लियर है? पासिंग अंक कितने हैं? पासिंग अंक है 200। आपसे पूछा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो आपको क्या करना है? 1% का मान 5 है, तो 64% का मान कितना होगा? 5 गुणा 64। भाई 1% का मान तो बच्चे मैंने आपको कहा हर किसी में निकालना है। 5 चौके 20, 5 अंक 30 और 2 32। कितना आंसर आ जाएगा? 320 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ये दो तरीके के सवाल तो अलग हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। आपका आंसर तो केवल ये है, आप 1% का मान निकालोगे, उसके बाद में सीधा जो उसने पूछा है 64% का मान आप सीधा निकाल दोगे, है ना। ये तो मैंने अलग से बताया है। इस तरह के 2 सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कुल कितने अंक का पेपर है और पासिंग अंक कितने हैं? 200। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे खुद दोगे। कितना है जल्दी से आप मुझे बता दो बच्चे, क्या होगा इस सवाल का उत्तर? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे खुद दोगे। कितना है जल्दी से आप मुझे बता दो बच्चे। पासिंग परसेंट, हां पासिंग परसेंट भी पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और पास होने वाले अंकों से 56 अंक ज्यादा ले जाती है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है? देखो यहां पर वही पूछ लिया कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है। हां ठीक है, चलो वही करना है कि भाई अनीता जो है जब उसको 31% अंक मिले तो वो 16 अंकों से फेल हो गई। अगर आप कहीं से जुगाड़ करके 16 अंक अनीता को दिलवा दो, क्या वो पास हो जाएगी? ये सोचा थोड़ा सा। हाँ सर अनीता को भी चलो पास करा देते हैं, जो आपने गीता को पास कराया। तो क्या करेंगे भाई, 31% अनीता के पास अंक हैं, उसको मैंने 16 अंक दिलवा दिए तो अनीता पास हो गई। अब सुनीता है, सुनीता से है दुश्मनी आपकी। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त करे और पास वाले अंक से 56 अंक ज्यादा ले गई, यानी कि अगर सुनीता गॉट 40% मार्क्स एंड गॉट 55 मार्क्स मोर देन पासिंग नंबर। तो अगर मैं 56 अंक सुनीता के कटवा भी दूं
तब भी वो पास रहेगी, क्योंकि वो 56% ज्यादा लेकर आई है। तो क्या मैं यहां ऐसे कह सकता हूं 40% में से अगर मैं 56 घटा भी दूं तब भी वो पास रहेगी। तो दोनों पास को बराबर कर दो, ये उधर जाएगा 9%, ये 16 में 56 जुड़ेगा तो कितना होगा भाई, 6 और 6 12 7, तो 9% का मान 72, 1% का मान 9 8 72 8। इतना तो बच्चे आपने निकालना है, मैं कह रहा हूं इतना तो आपने निकालना ही निकालना है। इसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, अगर आपसे कहेगा कुल कितने नंबर का पेपर है तो आप कहेंगे कि सर 1% 8, तो 100% कितना 800, कुल 800 नंबर का पेपर। मैं कह रहा हूं सब चीज आसान है, आप यार अपने आप को उस चीज में डालो तो सही, कुछ भी हार्ड नहीं है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। लेकिन आप डरना बंद करेंगे सबसे पहले, है ना। तो 1% 8, तो 100% 800, 800 नंबर का पेपर है सर टोटल का। ओके, आपसे कहा उसने न्यूनतम पासिंग अंक कितने हैं, तो ये भी पासिंग अंक है और ये भी पासिंग अंक है। बच्चे अगर मैं इस 16 को, अगर इस 31% को मैं बता दूं कितने अंक बनेंगे, तो मैं 16 में जोड़ के बता दूंगा भाई। 1% का मान 8, तो 31% का मान कितना है, 8 गुणा 31 कितना होगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248 31% का मान होता है। तो पासिंग नंबर कितने हो गए, 248 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 4 1 5 और 1 6, 264 कितना होगा बच्चे, 264 है जो उसके पासिंग नंबर है पास होने के लिए। अब इसमें एक सवाल और बनता है, एक सवाल और बनता है कि पासिंग प्रतिशत कितना है। ये सवाल नया बनता है, देखो इसका आंसर तो आपको आ गया, नया सवाल बताता हूं, पास प्रतिशत कितना है। पास प्रतिशत भी आपसे पूछता है कितने परसेंट पे वो पास है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे उसने पास अंक पूछा, एक बार बच्चे सामने देखो, उसने कहा पास अंक बताओ, तो मैंने 31% को अंकों में बदला। मैंने क्या किया, मैंने 31% को अंकों में बदला। लेकिन अगर पास परसेंट पूछे तो क्या मैं 16 को प्रतिशत में बदल लूं। भाई अगर परसेंटेज में आंसर पूछेगा बच्चे, तो क्या मैं इस 16 को परसेंटेज में बदलकर 31 में जोड़ दूं, तब भी पास परसेंट ही आएगा, है ना। आप जानते हैं 1% का मान 8, या फिर क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि 8 अंक का मतलब 1% है। भाई आप ये कहो कि मैं आपका टीचर हूं, या ये बात बोले कि आप मेरे स्टूडेंट हो, दोनों बराबर बात है ना, कि 1% का मान 8 है या फिर 8 नंबर का मतलब 1% है। तो आप कह सकते हो कि सर 8 नंबर का मतलब है 1%, तो 16 नंबर का मतलब कितना होगा भाई, 1 नंबर का मतलब कितना है 1/8, तो 16 नंबर का मतलब कितना होगा बच्चे, 1/8 गुणा 16, यानी कि आप कह सकते हो 2%। तो बच्चे आप कह सकते हो कि सर 16% को आप 2% भी कह सकते हो, 16% को आप 2% भी कह सकते हो। तो भैया पासिंग प्रतिशत कितना हो गया, 31 और 2 33%, कितना हो गया बच्चे, 33% उसका पासिंग परसेंट हो गया। तो आप कह सकते हो 33%, है ना, लिख लेना कॉपी में ये भी, कि जब भी प्रतिशत में पूछेगा तो जो नंबर है उसको मैं परसेंट में बदल लूंगा। अगर नंबर में पूछा, जैसे ये सवाल में पूछा है, तो मैं 1% का मान निकालना है, वो तो 100% निकालना है, और परसेंट का मान निकाल लेंगे। बस इस 3-4 सवाल पूछता है सवाल में एग्जाम में, है ना। देखो आप सभी का आंसर आ गया। मुझे लग रहा है कि आप लोग पूरे जुनून के साथ जुड़े हुए हो तैयारी करने में, है ना। यही यही जुनून चाहिए बच्चे, यही जुनून चाहिए, क्योंकि जुनून अगर अंदर नहीं है ना, ऐसी तैयारी कर रहे हो कि हो गए तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, तो बात नहीं बनेगी बच्चे। कुछ करना पड़ता है, मैं बता रहा हूं, कुछ पाने के लिए होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो गलत है, मैं मानता हूं वो गलत है बिल्कुल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। खोकर पाया तो फिर क्या पाया, करके पाया तो पाया, है ना। समझ रहे हो, मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खोना मत, करके दिखाओ। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और वो 20 अंक ज्यादा ले आता है। वही सवाल है, तो क्या उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत, देखो इस सवाल में प्रतिशत पूछ लिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन आपको नहीं है, आप हर चीज निकाल देंगे। चाहे आपको पास प्रतिशत पूछे, चाहे आपसे कुल अंक पूछे, चाहे आपसे पासिंग नंबर पूछे, आप कुछ भी निकाल देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अब कॉन्सेप्ट जा चुका है। देखो उसने कहा कि 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया, अगर आप जुगाड़ करके उसे 5 अंक दिलवा देते हो तो बच्चे क्या वो पास हो जाएगा। हाँ जी सर, तो 20 में अगर मैं 5 और जोड़ दूं पास हो जाएगा। दूसरे को 30% अंक मिले और वो पासिंग अंक से 20 ज्यादा ले आया, अगर मैं उसके 30 अंक घटवा भी दूं बच्चे, अगर मैं उसके 20 अंक घटवा भी दूं, ये 20 अंक अगर मैं घटवा भी दूं तब भी वो हाँ पास रहेगा। तो यहां से 1% का मान ये उधर जाएगा 10%, ये 20 इधर आएगा तो 25, तो 1% का मान कितना है भाई 25/10, तो 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, यानी कि 1% का मान आ गया बच्चे 5/2। अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने कहा पासिंग प्रतिशत बता दो कितना होगा। पासिंग प्रतिशत, हमें क्या करना है, हमें संख्या को परसेंट में बदलना है।
भाई अगर आपसे पूछता पासिंग नंबर कितने हैं, अगर पासिंग अंक पूछता, आपसे पूछता पास अंक कितने हैं, तो आप क्या करते, आप इस 20% को अंकों में बदल देते। तो 20% का मान कितना होगा, 5/2 गुणा 20, है ना, 2 धाम 20, 10 पंजे 50। तो पासिंग अंक कितने हो जाते, 50 प्लस और 5, पासिंग अंक हो जाते 55। ये तो पासिंग अंक है, लेकिन मुझसे बच्चे उसने पासिंग अंक नहीं पूछा, मुझसे तो उसने पूछा है पासिंग प्रतिशत। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा कि मेरे पास जो अंक है ना ये 5, मैं इसको प्रतिशत में बदलूंगा। मैं जानता हूं कि 5/2 अंक का जो मतलब है वो कितने परसेंट है, 1%। मैंने इसको रिवर्स में लिखा, तो एक अंक का मतलब कितना है भाई, ये 2 उधर चला जाएगा, 5 नीचे, 2/5%। मुझे तो 5 अंक का मतलब चाहिए, तो कितना होगा, 2/5 गुणा 5, 5 से 5 गया यानी कि 2%। तो आप जानते हैं कि 5 अंक का मतलब 2% है, तो पासिंग परसेंट कितना हो गया, 20 और 2 22%, यानी कि बच्चे 22% पे वो पास हो जाएगा। 20 पहला और 2 आपने जोड़ा, तो कितना आ गया, 22% पे वो पास हो जाएगा। तो आपके लिए एक एक बच्चे का आंसर देखो, मुझे स्क्रीन पर देख सकता हूं मैं, एक एक बच्चे का 22 ही 22 मुझे नजर आ रहा है, यही चाहिए, है ना, यही चाहिए। चलो कुछ इस तरीके के सवाल देखते हैं। क्या है सवाल में, उसने कहा किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने की बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। 3/2 से गुणा करने की बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जल्दी से क्या आप मुझे बता सकते हो क्या इस सवाल का उत्तर होगा। उसने कहा ए नंबर इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की जगह, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 3/2 व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। अब मिस्टेक हुई है तो सुधारनी पड़ेगी, और पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो आप मुझे बताओ इस तरह के सवालों में क्या करना है, एक राइट का निशान लगाओ, एक गलत का, क्योंकि भाई गलती हुई है ना, गुणा करनी थी 3/2 से और कर किससे दी, 7/5 से, तो गलती से 7/5 से कर दी और किसकी बजाय 3/2 से। तो जो सही के नीचे लगाओ जिससे करना था, 3/2 से करना था, और गलत के नीचे लगाओ 7/5 से कर दिया, 7/5 से कर दिया। पहले यही काम करना है, एक राइट का निशान और एक रॉन्ग का निशान। उसके बाद क्या करना है बच्चे, आपने जो नीचे संख्या है ना, जो नीचे संख्या है 2 और 5, इसका एलसीएम लेना है। 2 और 5 का एलसीएम बच्चे, 2 और 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है भाई 2 लो, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 से लो 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 10, 2 गुणा 5, और 10 की गुणा यहां भी कर दो और 10 की गुणा यहां भी कर दो, तो 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, यानी कि सही जो नंबर था वो 15 आना था, और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 बच्चे 14 आ गया। क्या कहा मैंने, सबसे पहले सही का निशान लगाना है, फिर गलत का। सही के नीचे उस संख्या को लिखो जिससे गुणा करना है, गलत के नीचे उस संख्या को लिखो जिससे गुणा गलती से कर दिया है, जिससे गुणा गलती से कर दिया है ना। फिर आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, दोनों का एलसीएम लेना है 10, इसमें भी गुणा कर दो इसमें भी, तो 2 पंजे 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि मेरा जो सही उत्तर है वो 15 आना चाहिए, लेकिन वो आ कितना गया, 14 आ गया। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है, 1 यूनिट का, बटे ओरिजिनल कितना है 15 है और गुणा 100, तो कितना होगा, 5 दिया 15 और 20 पंजे 100, भाई 20/3% कितना होता है, ये होता है 3 6 18, 6 सही 2/3%। क्या उत्तर होगा बच्चे, 6 सही 2/3% का परिवर्तन होगा, है ना। अब सवाल को बच्चे अगर मैं चेंज भी करना चाहूं, देखो यहीं पर मैं दूसरा सवाल भी आपके लिए बना देता हूं, दूसरा सवाल बना देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका आंसर मुझे सही दोगे। 4/5 की बजाय 5/4। अब आप मुझे अपना आंसर बताओ। मैंने सवाल को चेंज किया बच्चे, मैंने सवाल को चेंज किया, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, वैसे डिजिट बदली है। किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने की बजाय 5/4 से गुणा कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत बताना है कितना होगा। आपने सही के नीचे लिखना है 4/5 और गलती से 5/4 हो गया, तो 5/4 यहां कर दो, है ना। अब क्या करना है, जो संख्या नीचे है 5 और 4, उसका एलसीएम ले लो भाई 5 और 4 का, पहले 5 से कर दो, 1 और 4 ऐसे ही आएगा, एलसीएम आ गया 5 चौके 20, भाई 20 की गुणा यहां भी कर दो और 20 की गुणा यहां भी कर दो, तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16, है ना, 4 पंजे 20 और 5 पूरे 25, यानी कि जो मेरी सही संख्या आनी थी वो 16 आनी थी, और वो आ कितनी गई, 25 आ गई। भाई कितनी ज्यादा आ गई, क्या वो 9 ज्यादा आ गई, और कितने पर, 16 पर, और गुणा 100, तो कितना आएगा भाई, 4 चौके 16, 4 25 हम 100, 25 गुणा 9 होता है 225/4, तो कितना होगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 56 1/4%। तो यही आपने करना है, नीचे हमेशा जो संख्या राइट वाली है
वो रखनी है। सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलो इस तरह के सवाल को देखते हैं एक बार। क्या कहा सवाल ने, किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाता है। किसी भिन्न है उसके फ्रैक्शन को 15% बढ़ा दिया जाता है, न्यूमरेटर को, है ना। अंश को बोलते हैं बच्चे न्यूमरेटर। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 8%। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज 15 अपॉन कितना 16। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, है ना। हर को 8% कम कर दिया जाता है, इससे प्राप्त जो भिन्न है वो 15/16 है। तो भिन्न ज्ञात करना है, ओरिजिनल भिन्न क्या होगा। अब ये सुनना मेरी बात, अंश बटे हर, ये सभी जानते हैं कि ऊपर होता है अंश और नीचे होता है क्या, हर। ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है भाई, डिनोमिनेटर। ये सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लेना। देखो स्पीड में बिल्कुल नॉर्मल लेके चल रहा हूं पहली क्लास से। मैं जानता हूं मेरे बच्चे जो मुझ पर विश्वास करके पढ़ रहे हैं ना, वो ये जानते हैं कि सर 2 महीने में पार लगवाने वाले हैं। अगर आप ढंग से जुड़े हो तो मेरे साथ, मैं कह रहा हूं मैथ 2 महीने में ऐसा करा दूंगा। अगर आप नए भी जुड़े हो ना, तो भी मैथ की धज्जियां उड़ा के आओगे आप एग्जाम में। एक एक सवाल आपको क्लास से मिलेगा। इस बात को अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जिस दिन आप एग्जाम देख रहा हो उस दिन ये क्लास की पीडीएफ खोल के देख लेना आप लोग। तो यहां पर मैंने कहा अंश और हर, अंश ऊपर होता है और हर यानी कि डिनोमिनेटर नीचे होता है। डिनोमिनेटर नीचे होता है, न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। उसने कहा अंश को ना 15% बढ़ा दिया, अंश को 15% बढ़ा दिया। बच्चे न्यूमरेटर मेरा ओरिजिनल था, अगर मैं किसी संख्या को 15% बढ़ाता हूं ना बच्चे, वो 115% हो जाती है। 100% में जोड़ देते हैं। मैंने कहा किसी संख्या को 5% बढ़ा दिया, किसी संख्या को 5% बढ़ा दिया तो वो 105% हो जाएगी, 100% उसमें ऐड कर देते हैं। मैंने कहा किसी संख्या को 10% घटा दिया तो बच्चे वो कितनी बचेगी, 90%, 100% में से माइनस कर देते हैं। मैंने कहा किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया, तो अगर मैं कहता हूं किसी संख्या को 40% ना बढ़ा दिया तो वो संख्या कितने परसेंट हो जाएगी, हाँ वो हो जाएगी 140%। कितनी हो जाएगी, 140। घटा रहा है तो 100 में से घटा दो, बढ़ा रहा है तो 100 में से बढ़ा दो 100 में। तो उसने कहा किसी संख्या का अंश जो है वो 15% बढ़ा दिया है, यानी कि अंश कितना हो गया, 115%। कितना हो गया बच्चे, 115%। और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको उसने 8% कम कर दिया। कम करने से क्या समझ रहे हो, कम करने से मतलब है कि सर जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको 8% कम कर दिया तो 100 में से घटा दो, सर वो 92% बचा है। कम कह रहा है तो 100 में से घटा दो, बढ़ा रहा है तो 100 में ऐड कर दो। देखो उसने कहा अब जो प्राप्त भिन्न है ना वो 15/16 है, तो बराबर किसके कर दो बच्चे, 15/16 के। किसके बराबर, 15/16 के। अब आपको यहां से n/d का मान निकालना है। देखो ये परसेंट से परसेंट गया, 23 चौके 92 और 23 पंजे, देखो 23 से कट रहे हैं दोनों। 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15 और 4 से कटेगा 4 चौके 16, है ना। पहले तो ये आपस में कटे, फिर ये आमने सामने कट गए, तो n/d का मान कितना आ गया, 3/4। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 3/4। वही चीज याद रखनी है, अगर वो प्रतिशत बढ़ाने को बोले तो 100% में जोड़ दो, अगर वो प्रतिशत घटाने को बोले ना तो 100% में से घटा दो। यही आपने करना है। अंश को बढ़ाया तो मैंने अंश को बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर हर को घटाया तो मैंने डिनोमिनेटर को घटा दिया। उसने कहा जो भिन्न है वो 15/16 है, मैंने 15/16 के बराबर उसे कर दिया। ठीक है, फिर यहां से मैंने n/d का मान निकाला तो बच्चे वो आया 3/4। अगला सवाल, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे आप लोगों से ही मिलने वाला है इसका आंसर। मुझे ना आप लोगों से पूरी उम्मीद है बच्चे, इसका आंसर मुझे आप लोग ही देंगे। पूरी उम्मीद है मुझे, इसका आंसर आप लोग ही देंगे। गलती होती है, सबसे होती है। देखो मैं जब स्ट्रगलिंग दौर में था, मैं तैयारी कर रहा था बच्चे, मुझसे भी गलती हुई थी, मुझसे भी होती थी गलती। मैं सोचता था कि यार सर तो सवाल कर देते हैं, लेकिन जब मैं करने बैठता हूं ना तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कहां से करूं। सर समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, मैं खुद बुक खोल के बैठ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो वो चीज आती है बच्चे प्रैक्टिस से। जितना आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाइए आप, वो चीज आपको आएगी 100%। भाई आपका कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो आपका बहुत अच्छा होगा, क्या कभी वो शुरुआत से अच्छा था? आप बच्चे थे, 10 साल के थे, क्या वो रीजनिंग आपकी आज अच्छी है? तो क्या 10 साल के थे तब भी रीजनिंग अच्छी थी आपकी? नहीं, आपने पढ़ी, आपको आसान लगी, आप उसमें इन्वॉल्व हुए, आपने उस चीज को टाइम दिया, तब आपकी वो अच्छी हुई। भाई आप मैथ को भी सोचो कि अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, मैं टाइम दे दूंगा, मेरा मैथ भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे सोचो ना, तो मैथ अच्छा क्यों नहीं होगा फिर आपका? इन्वॉल्व होइए उसमें। उसने कहा किसी भिन्न के अंश को 220% बढ़ाया गया। बच्चे 100% में जोड़ दो, ये 220 है, 100 में जोड़ दो 320 हो जाएगा। और उसने डिनोमिनेटर हर को भी बढ़ाया है, 150% बढ़ाया, 100 में जोड़ दो इसे भी, है ना। तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसने न्यूमरेटर को 220% बढ़ाया है, आप 100 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 320% हो जाएगा। 100 में जोड़ दो क्योंकि वो बढ़ा रहा है। और जो डिनोमिनेटर है उसको भी 150% बढ़ा रहा है,
घटा नहीं रहा इस बार, वो बढ़ा रहा है इस बार भी, है ना। तो 100 में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 250, भाई 150 तो पहले ही है, 250 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है भाई, 4/5 के बराबर है। अब यहां से काटा पीटी करो आप, आपका आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। देखो परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। n/d कितना हो जाएगा, 4/5 तो है, इधर 32/25 था ना, ये उधर जाके पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। तो 5 पूरे 25 और 4 अट्ठे 32। तो भाई ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो कितना मिला, सभी का आंसर देखो मैं स्क्रीन पर देख सकता था, एक एक सैनिक का जो आंसर था ना वो 5/8 आ रहा था, एक एक सैनिक का आंसर। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करो बच्चे, जब तक खुद से आपकी कलम नहीं उठेगी ना तो क्रांति नहीं आएगी। कलम उठाओगे तो ही क्रांति आएगी। क्रांति का मतलब है कि आपके जीवन का सुधार। चलो कुछ इस तरह के सवाल देखते हैं जो वेन आरेख से होते हैं, जो वेन आरेख से होते हैं। इस तरह के सवालों को एक बार देख लेते हैं, किस तरीके से इस तरह के सवालों को किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, जितनी भी मैंने पिछले 6-7 क्लास की हैं। एक एक क्लास अगर बच्चे आप मुझे बताइए थम्स अप करके, अगर आपने सारी क्लासेस की हैं, अच्छे से समझ में आया है, आपने बुक से प्रैक्टिस किया है और आपसे सवाल बन रहे हैं। मैं नहीं कहता 100% सवाल नहीं बनते, कभी भी आप पहली बार पढ़ते हो बुक से 100% नहीं पढ़ते बनते सवाल। आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो किसी भी टीचर से, 100% सवाल पहली बार में बुक से नहीं बनेंगे। हमारा ह्यूमन माइंड है, एग्जामिनर है, बुक वाला है, वो जानता है पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, तो अगर मैंने 100% सवाल इसे करा दिए तो फिर काहे की बुक बची। आप 80% सवाल तो कर रहे हो, 70% तो कर रहे हो बच्चे। दूसरी बार जब जाओगे ना उस चैप्टर पे तो वो 80% नहीं, वो 90% सवाल आप कर रहे होगे। जो आपसे सवाल नहीं होता ना उसको सर्कल कर दो, स्टार बना दो, सर्कल कर दो, स्टार बना दो। टेलीग्राम ग्रुप पे डालो यार, टेलीग्राम ग्रुप 48-50 हजार लोग जुड़े हुए हैं, किस बात के लिए, हम लोग भी देखते हैं, है ना, हम लोग भी देखते हैं। आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं थोड़ा लेट देख पाऊंगा। आप लोग टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हो मुझे, हाँ अब मैं देख लेता हूँ मैसेज, वैसे रिप्लाई भी कर देता हूँ क्वेश्चन वगैरह के तुम्हारे, तो लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप थोड़ा सा देखोगे तो वहां से आपको आपस में फोटो सेंड करके एक दूसरे के सॉल्यूशन को आप देखो, तभी तो आपको कंपटीशन बढ़ेगा आपका। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। आपको बताऊं किस कैसे होते हैं इस तरह के सवाल। 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों में फेल हो गए। तो कितने परसेंट छात्र दोनों में पास होते हैं। सुनना, एक बेस्ट तरीका बताऊंगा और ये वेन आरेख के सवाल खत्म है यहीं पर, इसी सवाल में बता दूंगा। वेन आरेख क्या होता है सर, एक बार सवाल को पढ़ते हैं अंग्रेजी में ना। एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 45% fail in English and 20% students fail in both subject. Then what percent of student passed in both subject? देखना इस तरह के सवाल को वेन आरेख क्या होता है भाई, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम जो होता है, आप रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है ना बच्चे आप पढ़ेंगे। वेन आरेख क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। एक सर्कल, एक वृत्त है, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यहां प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब देखना यहां पर होता क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, ए कोई देश है, ये कोई बी देश है, ये कोई ए देश है, ये कोई बी देश है, और ये दोनों की कॉमन बाउंड्री है, ये दोनों का कॉमन एरिया है। भाई मान लो ये मान लो ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश मान लो अमेरिका है, और ये कौन सा है, ब्राजील है ना, ये ब्राजील है, ये अमेरिका है। और जो इनका कॉमन पार्ट है ना, यानी कि यहां के लोग भी यहां जा सकते हैं और यहां के लोग भी यहां जा सकते हैं। तो यहां दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर, कौन किस किस का, ए प्लस बी का मिक्सचर है दोनों का। कि ए के लोग भी इस एरिया में जाके खेल सकते हैं और बी के लोग भी इस एरिया में जाके खेल सकते हैं, दोनों का मिक्सचर है। अब वेन आरेख क्या होता है, इस तरह के सवालों को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक कंडीशन देखना, मैं सवाल से ही सीधा समझाऊंगा आपको। कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखेंगे इस तरह के सवालों में, जो कंडीशन आपने ना ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है, एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं। उसने कहा किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में फेल हुए। हमें मतलब नहीं है यहां तक की लाइन से बच्चा, हमको कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है ना वो अब है कि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। जो मैंने सर्कल किया है ना, इससे हमें मतलब है सवाल को पहली नजर में देखकर। आपको इस तरह के सवालों पे पहली नजर में आपने देखा ना, आपका नजर जाना चाहिए कि दोनों विषय में क्या केस हुआ है, दोनों विषय में फेल हुए हैं या दोनों विषय में पास हुए हैं। अगर दोनों विषय में, बच्चे यही आपने नोटिस करना है कि अगर दोनों विषय में फेल हुए हैं, अगर दोनों विषय में पास हुए हैं, अगर दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो बच्चे जो आपका वेन आरेख है ना, जो वेन आरेख है जो आपका अभी मैंने सिखाया, वो फेल का बनेगा, वो फेल का बनेगा। अगर दोनों विषय में पास हैं तो जो आपका वेन आरेख है, जो वेन डायग्राम है आपका बच्चे, वो पास का बनेगा। बस आपने ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है कि दोनों विषय में अगर फेल है तो वेन आरेख फेल का बनेगा, अगर दोनों विषय में पास हैं तो वेन आरेख यस पास का बनेगा। आप इस सवाल में मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप देख लेना, लिख लेना बाद में, है ना। मैं रफ कर रहा हूं इसको, यहां पर मैं वही वेन आरेख बनाता हूं जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, एक ये और एक ये।
दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। मैं यहां हिंदी लिखता हूं और यहां इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी लिखता हूं। अब सुनना, मैंने कहा जो दोनों सब्जेक्ट में केस है वेन आरेख उसका बनेगा, बात क्लियर है ना। आप देख सकते हो दोनों सब्जेक्ट में क्या है बच्चे, दोनों सब्जेक्ट में तो फेल है, तो वेन आरेख किसका बनेगा, वेन डायग्राम किसका बनेगा, फेल का बनेगा। सामने देखो, खुद मत करो, सामने देखोगे ना, मगर अगला सवाल आप मुझसे भी पहले दे दोगे आंसर। सामने देखो, मैंने कहा दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो पूरा का पूरा वेन आरेख फेल का बनेगा। अब उसने बताया 20% छात्र दोनों में फेल हो गए, तो जो दोनों का केस है ना मेरे प्यारे भाई, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। कहां पे, बिल्कुल सेंटर में। जो दोनों का कॉमन पार्ट है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है ना, वो बिल्कुल यहां पर आ जाएगा सेंटर में, 20% फेल वाला। मैं पूरा का पूरा वेन आरेख किसका बना रहा हूं, फेल का बना रहा हूं, पूरा का पूरा वेन आरेख, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में जो दिया है। अब देखना, उसने कहा कि 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए, 35%। तो जो ये पूरा गोला है ना, ये पूरा जो गोला है, पूरा सर्कल है, मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का सर्कल है, ये पूरा गोला 35% फेल का हो जाएगा, पूरा का पूरा गोला 35% फेल का होगा। उसने कहा 45% जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गए, तो जो ये पूरा का पूरा गोला है ना, ये पूरा का पूरा गोला है बच्चे, ये 45% का होगा, 45% पूरा का पूरा गोला होगा, ये 45%। देखना सामने, मैंने कहा जो दोनों सब्जेक्ट में है वही केस हम करेंगे, दोनों में फेल तो वेन आरेख फेल का। फिर उसने कहा 20% दोनों में फेल है, तो मैंने 20% को सेंटर में रखा। उसने कहा 35% हिंदी में फेल, तो हिंदी का पूरा गोला 35%। 45% अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी का पूरा गोला 45%। अब जो मेरा सवाल है ना, उसका आंसर आप लोग अपने दिमाग में देना, लिखना मत कमेंट में, तो अपने दिमाग में। मैं कह रहा हूं केवल हिंदी में कितने फेल हैं, कह रहा हूं केवल हिंदी में, जिनका अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, जिनका अंग्रेजी से बच्चा कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा केवल हिंदी में कितने फेल हैं। तो जो मैंने व्हाइट कलर से शेड किया है ना, ये वाला केवल हिंदी का होगा, मैं कह रहा हूं केवल हिंदी में। तो क्या आप कह सकते हो 35% का पूरा गोला है। अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं तो क्या 15% जो आएगा बच्चे, ये केवल हिंदी वाला पार्ट आएगा, 15% केवल हिंदी वाला पार्ट आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं, तो जो पिंक कलर का मैं शेड कर रहा हूं आपके लिए, ये केवल अंग्रेजी आएगा। जो पिंक कलर का शेड है मेरे प्यारे भाई, ये केवल अंग्रेजी आएगा, केवल अंग्रेजी। जो पिंक कलर का शेड है ये केवल अंग्रेजी आएगा। तो केवल अंग्रेजी क्या होगा, पूरा का पूरा गोला 45 का है, इसमें से आप ये कॉमन का 20% घटा दो तो 25% केवल अंग्रेजी आ जाएगा, केवल अंग्रेजी 25%, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कुल फेल कितना है, कुल फेल कितना है, तो आप क्या कहेंगे, सर केवल हिंदी में 15%, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में 25%, केवल अंग्रेजी में 25%, और दोनों में कितना है 20%। सबसे पहले क्या करना है, केवल हिंदी निकाला, केवल अंग्रेजी निकाला, और कुल फेल के लिए आपने केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी और दोनों में, तो कितना हुआ 25 और 15 40 और 20 60%, तो फेल हो गए। तो पास परसेंट कितना होगा, अब आप बता सकते हो भाई। 60% लोग अगर फेल हुए हैं तो क्या 40% पास नहीं हुए होंगे, केवल 40%, है ना। उसने यही तो पूछा, दोनों विषयों में पास परसेंट, तो आप 100 में से 60 घटा दो, 40% ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। सबसे पहले क्या करना है, वेन आरेख उसका बनाना है जो दोनों विषयों में होता है, फिर उसके बाद आपने वेन आरेख बनाकर वो दोनों विषय वाला सेंटर में रखना है। आपने कहा 35% हिंदी में फेल हो गए, तो 35% का ये फेल वाला पूरा गोला हो जाएगा। 45% अंग्रेजी में फेल हो गए, तो 45% का पूरा गोला। फिर मैंने कहा केवल हिंदी, तो जो व्हाइट कलर का शेड था ये केवल हिंदी है, पूरा गोला 35 का है, और ये कॉमन वाला पार्ट में हटा रहा हूं 20, तो 15% इधर वाला आ जाएगा। मैंने कहा केवल अंग्रेजी, पूरा गोला 45 का है, मैं केवल अंग्रेजी 20 हटा दूंगा, तो ये जो पिंक वाला शेड है ये 25 का आ जाएगा। तो कुल फेल 15%, 25% और दोनों का 20, यानी कि 60% तो हो गए फेल, 60% तो फेल, और पास परसेंट 40। बच्चे जो मिश्रण वाले सवाल है ना, एक बच्चा कह रहा सर मिश्रण वाले, वो दोनों का 20, यानी कि 60% तो हो गए फेल, 60 पास परसेंट 40। बच्चे जो मिश्रण, क्योंकि मिश्रण का फिर सारा फॉर्मेट आपको सिखाना पड़ेगा, तो मिश्रण के सब्जेक्ट टॉपिक जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन परसेंटेज में पता नहीं क्यों डाल देते हैं ये बुक्स वाले, परसेंटेज में नहीं आना चाहिए मिश्रण वाले पार्ट, कि इतना परसेंट अल्कोहल है, उतना परसेंट दारू पानी, कहीं भी डाल देते हैं यार। वो मिश्रण का पार्ट है, वो मिक्सर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, परेशान मत होइए उसके लिए, है ना। तो चलो, उसने कहा किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 85% गणित में पास होते हैं, जबकि 75% दोनों में पास होते हैं, तो दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 40 है, तो कुल संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा दोनों विषय में सबसे पहले क्या करना है, दोनों विषय में जो हुआ है उसी का वेन आरेख करेंगे। देखो यहां पर आप देख सकते हो दोनों विषय में पास हुए हैं ना, तो अगर दोनों विषय में पास हुए हैं तो बच्चा वेन आरेख भी हमारा पास का बनेगा, वेन आरेख भी किसका बनेगा, पास का। दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक अंग्रेजी है और एक गणित यानी कि मैथ है, तो दोनों विषय का जो है वो सेंटर में रख लो भाई। 75% दोनों विषय में पास हुए हैं तो यहां पर रख लो, मैं पास का बना रहा हूं,
अब आप देखो कि 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा गोला 80% का होगा, है ना। और 85% गणित में पास हुए हैं, ये पूरा का पूरा गोला गणित का होगा। मेरा आपसे सवाल है केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, तो बच्चे पूरा गोला 80 का, उसमें से 75 घटा दो, कितना आ जाएगा 5%। मैंने कहा केवल गणित, केवल गणित, केवल गणित में, तो आप कहेंगे पूरा गोला 85 का, उसमें से आप 75 घटा दो, 75 घटा देंगे, कितना आएगा 10। तो भाई कुल पास कितना हो गया, कुल पास, कुल पास कितना हो गया, आप कहेंगे सर 5 + 10 और दोनों में कितना है 75, तो कितना हुआ 15 और 75, 90% लोग पास हुए हैं। तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, फेल तो सर 10% हुए होंगे कि नहीं भाई, 100 में से 90 घटा दो, 10% फेल हुए हैं। और सवाल ने कहा कि फेल होने वाले की संख्या 40 है, तो क्या बच्चे 10% का मान 40 होगा, हाँ जी सर। 1% का मान कितना होगा, 0 से 0 कट गई 4, तो कुल नंबर कितना है 100%, यानी कि 400। भाई 100% का मान 4 × 100 यानी कि 400 नंबर का पेपर है। क्लियर है, गुड, बहुत अच्छे। ये सवाल करना, हाँ। अब देखना इस तरह के सवालों में कैसे आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग करना है इस तरह के सवालों में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक होमवर्क डाल दूंगा, खत्म सवाल। देखना, उसने कहा किसी समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं और 27% ना हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, ना हिंदी बोलते हैं और ना अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाई उसने कहा ना ही अंग्रेजी, तो कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोलते हैं, है ना। बच्चे क्या करना है, मैंने कहा जो दोनों का होता है वेन आरेख हम उसका बनाते हैं ना। देखो उसने कहा 70% अंग्रेजी बोल लेते हैं, 65% हिंदी बोल लेते हैं और 27% ना हिंदी बोलते हैं और ना अंग्रेजी। तो वेन आरेख किसका बनेगा, जो ना हिंदी बोलते हैं और ना अंग्रेजी बोलते हैं, ना वाले का बनेगा, ना वाले का बनेगा। तो दोनों का, ये हिंदी है और ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है, तो ना वाले कितने हैं बच्चे 27%। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सामने देखो, अगर 70% अंग्रेजी बोल लेते हैं, अगर 70% अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो ना बोलने वाले कितने हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर 70% छात्र अंग्रेजी बोल लेते हैं, मुझे वेन आरेख बनाना है ना बोलने वालों का, ना बोलने वालों का, ना बोलने वालों का। अगर 70% छात्र अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो कितने परसेंट अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, कितने परसेंट अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो आपको चाहिए। तो अंग्रेजी का तो ये रहा, अगर 70% ने अंग्रेजी बोली है ना, तो बच्चे 30% ने अंग्रेजी नहीं बोली है। अब ये गोला 30% का होगा। अगर 70% अंग्रेजी बोलते हैं तो 30% अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। 30% अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने वालों को लिखना है, क्योंकि मैंने सेंटर में उनको रखा है जो दोनों में नहीं बोलते हैं, तो नहीं वालों को उठाना है। अगर 65% हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी ना बोलने वाले कितने हैं, हिंदी ना बोलने वाले 35% है, तो ये पूरा गोला 35 का होगा। अब केवल हिंदी ना बोलने वाले कितने हैं, 35 में से 27 घटा दो, कितना आएगा 8। केवल अंग्रेजी ना बोलने वाले कितने हैं, 30 में से 27 घटा दो 3। तो दोनों भाषाएं ना बोलने वाले कितने हो गए, ना बोलने वाले, क्योंकि वेन आरेख ना बोलने वालों का बना है, तो दोनों ना बोलने वाले कितने हो गए भाई, 8 + 3 और प्लस 27, 27 3 30 और 8 38% ऐसे हैं, 38% ऐसे हैं जो कोई ना कोई सी भाषा नहीं बोलते हैं। तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने हो गए, आप 100 में से 38 घटा दो भाई, 62% आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 62। देखो 70% दिया हुआ था बोलने वालों का, मैंने वह आरेख बनाया है ना बोलने वालों का, तो मुझे जो परसेंटेज चाहिए वो ना बोलने वालों का चाहिए, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। जैसे अब लास्ट सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए डाल देता हूं। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण का वेन आरेख बनेगा फेल वालों का। और जब इंडिविजुअल परसेंटेज लेंगे ना, जैसे 75% अंग्रेजी और 60% गणित में पास हुए हैं, तो बच्चे यहां पर आपको ना 75% और 60% मत करना, ये आप 100 में से घटाकर करना, दिमाग लगाना अपना। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग डिस्कस करना इसके लिए, आपका परसेंट